कि इमोशनल डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं हमारी, हम उनको एज़ अ पेरेंट्स भी समझ सकें और अपने लिए भी उसको समझ सकें कि हमारे ऊपर ये स्टेजेस किस तरह से अप्लाई होती हैं, हम उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं, जो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसमें पेरेंटिंग, आज हम पेरेंटिंग के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो अनमैरिड लोग इधर बैठे हुए हैं, उनका क्या काम? तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अ, 1 मिनट मैं र अच्छा, तो अनमैरिड लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका पेरेंटिंग से क्या काम है? उनका पेरेंटिंग से ये काम है कि वो अपनी रीपेरेंटिंग में उनके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मॉडल के मुताबिक हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या तो अपनी उसमें रहते हैं, अपने पेरेंट मोड में रहते हैं या हम अपने चाइल्ड मोड में रहते हैं। और उससे ये होता है कि हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जिस तरह से हमारे पेरेंट्स करते रहे हैं। या हम बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जिस तरह हम बचपन में बिहेव करते थे। चूँकि हमें नहीं पता कि हम बचपन में किस तरह बिहेव करते थे, तो जिन चीज़ों की अक्सर हमें समझ नहीं आ रही होती है कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो हमारा असल में बचपन का बिहेवियर होता है जो हमारा बना होता है जब हमें पेरेंट्स डील कर रहे थे। तो इस चीज़ को ये अब हमने समझना है कि अच्छा, अब हम जो कर रहे हैं, वो हम पेरेंटिंग मोड में कर रहे हैं या अपने चाइल्डहुड मोड में कर रहे हैं। और इन दोनों मोड से निकल कर, बाहर निकल कर मैच्योरिटी से और प्रेज़ेंट में रहते हुए बिहेव करने को हम कहते हैं कि हम प्रेज़ेंट में रह रहे हैं और हम एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड या रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं। अब पेरेंटिंग होती क्या है? पेरेंटिंग ये है कि हम अ, करते हैं कि चीज़ों को डील करना, बच्चों को डील करना, सिचुएशंस को डील करना। और यहाँ पे आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा जी। अब पेरेंटिंग है क्या कि अपनी मामलात को, अपनी चीज़ों को डील करना। 4 तरह की बेसिकली पेरेंटिंग होती है। एक अथॉरिटेरियन, एक परमिसिव, एक अनइन्वॉल्व्ड और एक नर्चरिंग। अब इन वर्ड से ही हमें समझ आ रहा होगा कि कौन-सा वर्ड जो है वो हमारे लिए बेहतर है। अथॉरिटेरियन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वे में आ जाना, जहाँ ढेर सारे रूल्स होते हैं, पनिशमेंट्स होती हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है इमोशंस के हवाले से, हमारी सेल्फ मैनेजमेंट हमारी भी नहीं होती और हम बच्चों को भी मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। और पेरेंट प्लीज़िंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा। इस तरह से पेरेंट प्लीज़िंग होती है कि या तो बच्चा वालिदैन को खुश करना चाहता है या जो है पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को खुश करना चाहते हैं। एंग्ज़ायटी मोड हर वक़्त ऑन रहता है हमारा। अब इसमें हम देखें कि एज़ एन एडल्ट हम अपने लिए क्या करते हैं? हमने कहीं अपने लिए बहुत ज़्यादा रूल्स तो नहीं बनाए हुए हैं। हम अपने आप को हर बात पे पनिश तो नहीं करते। हम अपने आप को हर जगह पे ब्लेम तो नहीं करते हैं। हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? और क्या सारा दिन हम सिर्फ़ एंग्ज़ायटी में ही गुज़ार देते हैं? तो इसका मतलब है कि हमारी पेरेंटिंग भी अथॉरिटेरियन मोड में हुई हुई है, अगर हमारे साथ ये मसाइल पेश आ रहे हैं। और हम इन चीज़ों को अब अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने ये सब कुछ अपने साथ नहीं करना है। इसके बाद आ जाती है परमिसिव, जहाँ हर चीज़ अलाउ होती है, जहाँ सारे दिन के टेंट्रम्स होते हैं। क्योंकि जब अलाउ हो जाता है तो हमें इमोशंस को बैलेंस करना नहीं आता। वहाँ पे पेरेंट्स डर रहे होते हैं बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट से और बच्चे डर रहे होते हैं पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट से, कि कहीं हमारे पेरेंट्स के साथ क्लैशेज़ ना शुरू हो जाएँ, तो चलो मैं इनकी बात मान लेती हूँ।
बच्चे पेरेंट्स के साथ परमिसिव मोड में चल रहे होते हैं और पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ, जहाँ पे बैलेंस खराब होता है, वहाँ पर ये होता है कि हर सारा निज़ाम जो है वो दरम-भरम हो जाता है। अब हम ये देखें कि आज एज़ एन एडल्ट हम अपने इमोशंस को बैलेंस वे में चल रहे हैं लेकर, या हम हर चीज़ अपने लिए अलाउ कर देते हैं। हमें सही, अच्छे, बुरे की पहचान है कि नहीं? क्योंकि परमिसिव मोड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हमें पहचान ही नहीं रहती है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। हमें बाउंड्रीज़ का नहीं पता चलता है कि कहाँ पे जाकर हमने बाउंड्री क्रिएट करनी है और कहाँ पे जाकर हमने रुक जाना। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग क्या होती है? अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग ये होती है कि बच्चों के मामलात के अंदर पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपनी ही दुनिया में, अपनी ही उलझनों में इतना मगन होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि पेरेंटिंग भी कोई चीज़ है। उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चों की इमोशनल नीड्स भी कोई चीज़ हैं। बच्चे जैसे सारा दिन गुज़र रहे हैं, वो गुज़रते चले जाते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ माहौल हमें ऐसे नज़र आते होंगे अपनी लाइफ़ में, जहाँ पे हम देखते हैं कि ना बच्चों को वालिदैन की फ़िक्र है, ना वालिदैन को बच्चों की फ़िक्र है। फ़िक्र से मुराद यहाँ पे मेरा वो वर्ड है कि एज़ अ नर्चरिंग पेरेंट, जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब नर्चरिंग पेरेंट क्या होते हैं? नर्चरिंग पेरेंट्स होते हैं जो अपनी अथॉरिटी पे ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि हम पेरेंट्स हैं। वो एज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं। वो 2 साल के बच्चे से 10 साल के बच्चे की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को अलाउ करते हैं। उन्हें पता होता है कि ठीक है, अगर एक बच्चा गलती कर रहा है और वो उदास हो रहा है गलती करने के बाद, अगर उसका ग्रेड जो है वो सी ग्रेड आया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो नेचुरली उसको एक गिल्टी फ़ील हो रहा होगा। तो एक नर्चरिंग पेरेंट कभी भी मज़ीद उसको ऊपर से जूते मारता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो नेचुरली बर्दाश्त कर रहा है। वो उसके उस नेचर को बर्दाश्त करने देता है और वो कहता है कि ठीक है, इसके बाद मैं इसको समझा दूँगा। उस मोमेंट पे वो एक मैच्योर पेरेंट की तरह बिहेव करते हुए उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज़ बर्दाश्त करने देता है। फिर नर्चरिंग पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते नहीं हैं हर चीज़ के ऊपर, कि भई ये तुम्हारी गलती है, ये तुमने ऐसे किया है इसलिए ऐसे हुआ है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, बच्चों से गलती हो भी सकती है, लेकिन वो बच्चों की ग्रूमिंग ऐसी करते हैं कि उ उन्हें उनके अंदर खुद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होता है। अब यहाँ पे रुक के 1 मिनट के लिए हम अगर अपने आप को देखें एज़ एन एडल्ट, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हम ओवर रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हैं? कि हम दूसरों की गलतियों को भी तो नहीं जो है अपने ऊपर बर्डनाइज़ कर रहे हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की तो नहीं ले रहे हैं। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ उस चीज़ की लेनी है, जो कि वाक़ई में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि हमने सारे जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने कंधों पर उठाई हुई है। और इसके बाद नर्चरिंग पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बच्चों को सुनते हैं। अब हम एज़ एन एडल्ट अगर यहाँ पर देखें तो हम ये देखेंगे, क्या हम अपने आप को सुनते हैं? क्या हमारे पास इतना वक़्त होता है कि हम अपने आप को सुनें? क्या एज़ अ पेरेंट मेरे पास मैं वो टाइम निकाल पाता हूँ कि मैं अपने बच्चे की बैठ के सुनूँ? क्योंकि मैं हर पेरेंट जिसे आप कहें कि बच्चों की सुनो, वो कहते हैं हम सारा दिन इन्हीं की तो सुनते हैं। तो फिर हम क्या करें? लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो लैक होता है, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लैक ऑफ कनेक्शन होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो सिर्फ़ सुन रहे होते हैं। क्योंकि कभी हमने अपने लिए टाइम नहीं निकाला कि हम अपने आप को तो सुने कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं, मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे बुरा लगता है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुनेंगे, तब तक हम नर्चरिंग पेरेंट कभी भी नहीं बन सकते। इसको कहीं बड़ा-बड़ा लिख कर बेशक लगा लें कि हम जब तक अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, हम कभी अपने बच्चों को उनके लिए परफेक्ट टाइम नहीं दे पाएँगे। अब यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखने के लिए है कि आपने सारा दिन बच्चों को नहीं देना होता। हम ये नहीं कह सकते कि जो वर्किंग वुमन हैं, जो वर्किंग मदर्स हैं, वो अच्छी पेरेंट्स नहीं हो सकती हैं।
घर में रहने वाली मदर्स भी नर्चरिंग नहीं होती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमने बच्चों के साथ कनेक्शन किस तरह बनाना है। सो इट डज़न्ट मैटर कि माँ वर्किंग है या घर में रहने वाली है। आप उसे 10 मिनट दे रहे हैं या 24 घंटे दे रहे हैं। बेशक टाइम एक मैटर करता है, लेकिन अगर आप 10 मिनट भी इमोशनली हेल्दी दे दें, तो बच्चे के लिए वो बहुत होते हैं। बच्चे का कप सिर्फ इस चीज़ से नहीं भरता कि टाइम कितना है। हमें टाइम लिमिट का पता है। हमारे लिए जो है ना घड़ी के 24 घंटे घूमते हैं, बच्चों के लिए घड़ी के 24 घंटों का कोई मायने नहीं होता। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माँ जो है वो कहाँ पर बैठी हुई है और कहाँ नहीं बैठी हुई है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम अब ये देख लें कि ये जो है कि हम उनको सुन रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या उठाना होगा कि हम अपने आप को सुनना शुरू करेंगे। और वो सुनने का तरीका क्या है, ज़ाहिर है वो हम देख सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से सुनें। फिर आ जाता है कि सी देम एज़ एन इंडिविजुअल बीइंग। हम बच्चों को एज़ एन इंडिविजुअल लेते हैं। हम अपनी एक्सटेंशंस नहीं समझते उनको। हम ये नहीं समझते ये मेरे बच्चे हैं तो ये मेरे तरीकों पर चलेंगे। ये मेरी पसंद-नापसंद के मुताबिक चलेंगे। वो हमारी वैल्यूज़ ज़रूर फ़ॉलो करेंगे, वो हमारे मॉरल्स और हमारी घर की बाउंड्रीज़ ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम उनसे ये एक्सपेक्ट करने लग जाएँ कि वो हमारी हर बात मानेंगे, वो हमारी हर बात सुनेंगे, तो सॉरी इट्स इम्पॉसिबल। यहीं से वो डिस्कनेक्शन क्रिएट होता है। जब हम उनको उनकी पसंद-नापसंद अलाउ नहीं करते हैं। हम नर्चरिंग पेरेंट की लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं। हम समझते हैं कि नहीं बस इन्हें मेरी ही फ़ॉलो करनी है, मेरे तरीकों पर चलना है। हमें ग्रीन कलर पसंद है तो मेरे बच्चे को भी ग्रीन कलर पसंद होना चाहिए। हमें अगर निकर शर्ट पसंद है तो मेरे बच्चे को भी निकर शर्ट पसंद होनी चाहिए। यहाँ पर हम उन्हें मॉरल्स और कल्चर और वैल्यूज़ तो सिखा सकते हैं। हम उन्हें अच्छे-बुरे की डिफ़रेंस तो बताएँगे एक एज़ अ नर्चरिंग पेरेंट, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि नहीं बाय फ़ोर्स कि यही तुमने पहनना है, यही तुमने ओढ़ना है, यही तुमने चलना है। अब हम आते हैं कि नर्चरिंग होम एक किस तरह का होना चाहिए। ये इससे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि नर्चरिंग पेरेंट्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं और एज़ एन एडल्ट हम देखें कि हम अपने आप को नर्चर कर रहे हैं या हम अपने आप को डील करते हुए बाकी 3 पैटर्न्स के मुताबिक चल रहे हैं। अगर तो हम अपने आप को नर्चर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से एक हेल्दी पर्सन हैं। अगर उनमें से कोई पॉइंट मिसिंग है और हम अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ की एडॉप्शन करनी होगी कि हमें वो तरीके इख्तियार करने होंगे, हमें अपने आप को गलती की गुंजाइश देनी होगी, हमें अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट नहीं बनना होगा, क्योंकि हमें अपनी री-पेरेंटिंग करनी है। और जब हम अपनी री-पेरेंटिंग करते हैं, तो हम बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन वालिदैन साबित हो सकते हैं। अब री-पेरेंटिंग का मतलब जो है, ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने कहीं बहुत हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर दी हुई हैं। वो अपने पैटर्न्स के मोहताज थे। वो जिस तरह हम अनकॉन्शियसली अपने पेरेंट्स के मोड में चल रहे हैं, सेम वो भी उसी मोड पर चल रहे हैं, हम उन्हें ब्लेम नहीं करेंगे। एज़ एन एडल्ट हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, भई ये जो है हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारे पेरेंट्स के अपने पैटर्न्स थे। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम उनसे और प्यार करने लगेंगे। हम उन्हें और अच्छे तरीके से देखने लगेंगे कि ठीक है भई, जिस तरह हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपनी ज़िंदगी का अनकॉन्शियस वे में गुज़ार रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स के मुताबिक गुज़ारा है। वो भी तो आखिर मासूम से बच्चे ही थे ना जब इस दुनिया में आए थे। तो हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना छोड़ेंगे और अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। हम ये भूल जाएँगे कि हमारे साथ बचपन में क्या हुआ, क्या नहीं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अब हम अपनी री-पेरेंटिंग, नर्चरिंग मोड के थ्रू कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक नर्चरिंग होम किस तरह का होता है। नर्चरिंग होम में पेरेंट्स जो है वो इस बात को मानते हैं कि वो अथॉरिटी हैं। ये नहीं कि वो बच्चों के नीचे लग जाएँगे।
अगर इस तरह से होगा तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये फितरत के खिलाफ है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन का एक मकाम रखा है तो उसके पीछे वजूहात बहुत सारी हैं, जहाँ उन्होंने अपने तकलीफ़ें हैं, जहाँ उनके फाइनेंशियल हेल्प है, इन सब के बावजूद उनका मकाम है। तो इसका मतलब है ये फितरत है। अगर हम फितरत से हटेंगे तो वहाँ पे डिसबैलेंस क्रिएट होने लग जाएगा। हमें अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हुए अपर हैंड हमेशा रहना है, लेकिन उस अपर हैंड का बेहतर इस्तेमाल करना। ये नहीं कि हम उसी अपर हैंड से अपने ही बच्चों को बुली करने लग जाएँ। फिर हम सेकंड नंबर पे इस बात को करेंगे कि चिल्ड्रन आर इनहेरिटेंटली गुड, कैपेबल एंड ट्रस्टवर्थी। बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा बदतमीज़ है, बच्चा अड़ियल है, बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, बच्चा ये करता है। हमारे 99.99 सेंटेंसेस ये होते हैं कि बच्चा मेरा ऐसा है। क्योंकि हम इसका मतलब है वो ऊपर से तो नहीं आया था ऐसा। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि वो ऊपर से ऐसा नहीं आया था। अब अगर वो ऊपर से ऐसा नहीं आया तो किसने बनाया? अब इसका मतलब है कि उस अगर हमने उस मतलब ऊपर से वो ऐसा नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमने बनाया उसको। अब अगर हमने बनाया तो ठीक भी हमने करना। हमें अपने आप को ठीक करना, हमें बच्चे को नहीं ठीक करना। हम कहते हैं हम बच्चे को किस तरह करेक्ट कर लें। हम ये नर्चरिंग माहौल नहीं है। नर्चरिंग माहौल ये है कि हम समझें कि वो बहुत अच्छा, बहुत साफ स्लेट की तरह हमारे पास आया था। हम अपने आप को देखें, हम भी इस दुनिया में जब आए थे, हम कहते हैं ना हम तो ऐसे ही हैं। हमें तो इसी तरह दुनिया ने सिखाया है, इसलिए हम ऐसे हो गए हैं। तो ये वाली चीज़ जो है कि हम इस बात को देखें कि जी हम ऐसे हो गए हैं। जब हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो मुझे बताएँ कल को हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बन सकेगा? कभी भी नहीं बन सकेगा। हमने उसे नर्चरिंग माहौल दिया ही नहीं है, तो वो किस तरह से जो है वो बन जाएगा? इसलिए हमने इस बात पे बिलीव करना है कि हमारे बच्चे ट्रस्ट के काबिल हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉट इन अ सेंस कि वो आपको कमा कर ला देंगे, नॉट इन अ सेंस कि वो जो है दुनिया के अरस्तू और न्यूटन बन जाएँगे। वो एज़ एन इंडिविजुअल बीइंग उनको एक्सेप्ट करते हुए हम ये समझेंगे कि भई जो वो हैं वो बेहतरीन हैं। अल्लाह ताला ने किसी एक को दूसरे से मवाज़ने के लिए पैदा नहीं किया। हमारे लिए अगर सीखने का माहौल रखा है, तो वो कुरान और हदीस और सहाबा की ज़िंदगी मौजूद है। हमें लोगों की पैराडाइम शिफ्ट्स के अंदर नहीं घुसना है। हमें कुरान और हदीस के अंदर अपने आप को और बच्चों को फिट करना है। ये नहीं कि हम ये कह दें कि उस जैसा बन जाओ। हमारी असल में यहाँ पे कंडीशनिंग हुई होती है क्योंकि हमने अपने मयारात इस चीज़ पे कायम किए होते हैं कि इस जैसा अगर मेरा बच्चा हो जाए ना, तो वो बेहतरीन बच्चा होगा। और हम देखते ही नहीं हम वहाँ पर हम इतना बड़ा पॉइंट मिस कर जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, हमारे बच्चे की अपनी क्या ख़ुसूसियत है, हम उसको डिसमिस कर देते हैं। फिर चिल्ड्रन नीड लव एंड अफेक्शन। अब आई लव यू कहने से सिर्फ बच्चों की लव और अफेक्शन वाली नीड नहीं पूरी होती है। इतना तो हमें पेरेंटिंग करते हुए भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ज़ुबानी कलामी हमें भी कोई आई लव यू बोल दे तो हमें पता होता है एम ही बोल रहा है, आदत है। तो हमें ये अफेक्शन अपने बच्चों के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने आप से प्यार से मुराद सेल्फिशनेस नहीं है। यहाँ पे अपने आप से मुराद प्यार से मुराद ये है कि हम अपनी केयर नहीं करेंगे। हम बच्चे की केयर नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट कहते हैं कि हमें प्यार आता ही नहीं है बच्चे पे क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप से प्यार ही नहीं किया उसका। तो हमने लव एंड अफेक्शन क्रिएट करनी है। फिर है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चिल्ड्रन नॉट फॉर चिल्ड्रन। हम बच्चों की हर काम के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें सिर्फ बच्चों को बड़ा करने की ज़िम्मेदारी दी है। हमें बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी दी गई है। हमें बच्चों को खिलाने-पिलाने की और अच्छी अखलाकियात सिखाने की ज़िम्मेदारी दी गई है। ये नहीं है कि हमारा बच्चा जो भी कर रहा है, वो हमारे ज़िम्मे है। हम बैड पेरेंट का लेबल अपने ऊपर से उतार दें। अगर तो हम इस रास्ते पे हैं, अगर तो हम इस कोशिश में हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रही हूँ, सोच समझ के उनकी तरबियत कर रही हूँ, अपना तज़किया भी करती हूँ, बच्चों के साथ भी ध्यान से रहती हूँ, तो फिर तो गलती का मार्जिन हमें अपने आप को देना है।
हम जब अपने आप को गलती का मार्जिन नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि हम बच्चे के हर अच्छे बुरे के अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराने लग जाते हैं, जहाँ से हम हर वक़्त एक मॉम गिल्ट का शिकार रहते हैं। वो फ्रेम ऑफ माइंड से निकलने के लिए हमें अपने आप को गलती का मार्जिन देना पड़ेगा। फिर बच्चे चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। बच्चों को आफ्टर सर्टेन एज आप आफ्टर 6 जो है, आफ्टर 7 जो है, बच्चों को बताना शुरू करते हैं कि बेटा ये आपकी गलती है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। ये नहीं तुमने ये क्यों गलत कर दिया। ये वाला ब्लेमिंग मोड होता है जो सारी उम्र बच्चा सुनता हुआ आता है और वो बड़े होकर दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है। वो अपने क्योंकि उसने सारी उम्र सुना ही ब्लेम है। उसने कभी ये वाली चीज़ सुनी ही नहीं है कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। जब हम बच्चे एक छोटे से बच्चे को दूध का ग्लास या पानी का ग्लास गिर जाने से, प्लेट टूट जाने से हम उनको ब्लेम करते हैं। जब हम उनको ब्लेम करते हैं तो फिर उनके अंदर ब्लेम इसका मतलब है हम ये नहीं कर रहे कि उससे वो सुधर जाएँगे। उनके अंदर हम वो कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं कि भई ये हैं ही गलत। या तो वो अपने आप को सारी उम्र गलत समझते रहेंगे या वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। तो हमने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल एट सर्टेन एज बनाना शुरू करना होता है। ये नहीं कि 2 साल के बच्चे से मैं ये कहूँ कि तुमने कोई चीज़ गिरानी नहीं है। ये एज एप्रोप्रिएट काम नहीं होगा। अच्छा फिर ये है कि नर्चरिंग होम के अंदर हम ग्रोथ माइंडसेट हमेशा रखेंगे। बच्चों को गलती करने की गुंजाइश भी देंगे और बच्चों को जो है वो इस बात को अलाउ करेंगे कि ठीक है तुम जो है वो गलती कर सकते हो और हमसे भी गलती हो सकती है। अगर हम तुम पे शाउट कर रहे हैं, तो हमसे भी गलती हो सकती है। और छोटी एज के बच्चों के साथ हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि उनको कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हम उन्हें मज़ीद प्यार देंगे जिससे हमारी वो गलती ओवरकम हो जाएगी। क्योंकि ये याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि पेरेंट्स आर अथॉरिटी इन देयर होम। नर्चरिंग नीड्स एफर्ट एंड स्ट्रगल मतलब हम अगर ये कहें कि बैठे-बैठे मेरे बच्चे पल जाएँ, बैठे-बैठे मेरे बच्चों की तरबियत हो जाए, ये नहीं हो सकता। अगर हमने एक नर्चरिंग होम बनाना है, तो हमें एफर्ट भी करनी पड़ेगी और हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी लगेगी। हमें बाउंड्रीज़ सेट करनी होंगी। अपने और बच्चों के दरमियान बाउंड्रीज़ सेट करनी होंगी और वो कैसे आएगा जब हमें ये पता होगा कि बाउंड्रीज़ होती क्या हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बाउंड्रीज़ होती क्या हैं, हम अपनी लाइफ़ में उनको एप्लीकेबल करें। ये नहीं है बच्चा प्यार-प्यार में मुझे थप्पड़ भी मार रहा है, मुक्के भी मार रहा है और मैं कहूँ ये मेरा बच्चा मेरे से प्यार हो रहा है, ये बाउंड्रीज़ नहीं है। हाँ, 2 साल का बच्चा कर रहा है तो ठीक है, उसको नहीं पता। अगर 8 साल का बच्चा भी आपसे इस तरह से प्यार शो कर रहा है, तो इट मीन्स यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज़। पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ आप लोगों ने ज़रूर रखनी है। उसके लिए आप ये कहें कि जी, मैं कुछ अपने लिए, यानी कुछ सीखते रहें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, उस चीज़ का नहीं ठीक होगा। फिर ये वाला पॉइंट दोबारा आ गया है कि अलाउ इम्परफेक्शन इन योर होम, कि हमने अपने घर में इम्परफेक्शन को अलाउ करना है। गलतियाँ खुद भी करने दें और बच्चों की भी गलतियों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। 1 मिनट सर। टाइम मीटिंग का फिक्स हुआ है, ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी लेकिन दोबारा कनेक्ट हो जाएगी। तो आप लोग परेशान ना होइएगा। यहाँ पे फिर आ जाती हैं स्किल्स। अब जब हमने ये देख लिया है कि ये हमने नर्चरिंग करनी है घर की। घर को नर्चरिंग बनाना है, हमें अपनी नर्चरिंग करनी है, हमें बच्चों की नर्चरिंग करनी है, हमें वो मोड क्रिएट करना है कि नर्चरिंग हो। तो उसके लिए स्किल्स कौन-कौन सी हमें सीखनी पड़ेंगी? सबसे पहली एम्पैथी, नंबर 2 ऑनेस्टी और नंबर 3 कॉन्सिक्वेंसेस। ये वो स्किल्स हैं जिससे हम ये करेंगे कि एम्पैथी क्या है कि हम बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे। हम बच्चे को जब रिस्पेक्ट देंगे, तो हम उसके बाद बच्चे की बात सुनेंगे। ऑनेस्टी ये है कि हम बच्चे के भी गोल्स बनाएँ, उसको उसके गोल्स के बारे में जो है वो अवेयर करें और उसकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करेंगे।
और कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि हम नेचुरली कॉज एंड इफेक्ट को जो है वो बच्चे के खुद भी समझेंगे और बच्चे को भी समझाएंगे कि ये नेचुरली बेटा कुछ बहुत सारी चीजें हैं। हम ऊपर से मजीद जो जूते मारने वाला मोड है उसको अपनी नर्चरिंग मोड अगर आपने वाकई में करना है तो उसको हम खत्म करने के लिए कि भाई ये जो है अगर नर्चरिंग मोड है तो फिर हम ऊपर से मजीद उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, उसको खुद भी नेचुरली सफर करने देंगे और खुद भी अपने आप को ये बात सिखाएंगे कि नेचुरल सफरेंस इज मोर देन इनफ। और लास्ट चीज ये कि हम एक ग्रो मॉडल के तहत बच्चे को लेके चलेंगे, बच्चे का और अपना गोल क्रिएट कर। अच्छा, लास्ट स्लाइड जो है वो हम देख रहे थे कि ग्रो मॉडल के तहत जो है वो हम चलेंगे कि बच्चों का और अपना जो है वो गोल हमने क्रिएट करना है और उसके बाद रियलाइजेशन, किस चीज की रियलाइजेशन, कि हमने खुद ये रियलाइज करना है कि हमें कुछ करना पड़ेगा और हमें बच्चों को ये रियलाइज करवाना पड़ेगा एट सर्टेन एज कि ठीक है ये चीजें किस तरह से चलती हैं। फिर ऑप्शंस, ओ से ऑप्शंस है कि हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस जो हैं वो क्या-क्या हो सकती हैं। अच्छा, अगर मेरा बच्चा इस तरह से नहीं हो रहा, मैं किसी दूसरे तरीके से कर लूँ। अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो मैं दूसरे तरीके से कर लूँ। बच्चों से ऑप्शंस पूछें। कभी आप बच्चों से ऑप्शंस पूछ के देखें, वो आपको इतनी कमाल ऑप्शंस देंगे कि आप हैरान रह जाएँगे कि हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रही हैं। क्योंकि हम एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, बच्चे प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे होते। हमेशा बच्चों से ऑप्शंस मांगे, आप ये पहनोगे या ये पहनोगे, कभी भी उनको बाय फोर्स ना कहें आप ये मतलब खाने के अंदर ठीक है, हमने उन्हें चोर नहीं करना, उनको एक सर्टेन लिमिट के अंदर रखना है, लेकिन ऑप्शंस में ऐसी ऑप्शन जो हमारी अथॉरिटी के अंदर रहते रहते ऑप्शंस हो। फिर विल से मुराद ये है कि हमें अपने आप को भी विलिंगली इस चीज के अंदर डालना होगा कि भाई हमने पेरेंटिंग करनी है। अब हमने पेरेंटिंग करनी है, तो फिर हमें बच्चों के टेंट्रम्स भी बर्दाश्त करने हैं और हमें और भी बहुत कुछ करना है। तो जब हम विलिंगली किसी चीज़ में होते हैं, तो हमें बच्चों की या अपनी वो चीज़ें इतनी उलझन नहीं दे रही होती हैं। हमें इस बात की समझ होती है कि ठीक है भई, बच्चों से गलती हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है वो हम लेकर चलेंगे और हम समझेंगे कि ठीक है, इस तरह से नर्चरिंग हम अपनी भी कर सकते हैं और बच्चों की भी कर सकते हैं। यहाँ पे आज का हम ख़त्म करते हैं क्योंकि क्लास जो है वो 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे आज का सेशन तो ख़त्म है। कल से इंशाल्लाह हम डेवलपमेंटल स्टेजेस अपनी पढ़नी शुरू करेंगे, जो कि इस बारे में होंगी कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ से लेके एडल्टहुड तक हम चलेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इमोशनली किस चीज़ को जो है वो हमें ध्यान में रखना है, अपनी भी और बच्चों की भी। जिसके यानी एक नर्चरिंग माहौल के अंदर इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि अगर इमोशंस नहीं होंगे, तो कुछ भी सही तरीके से नहीं चल सकेगा। तो आज का ये सेशन यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप प्लीज हैंड रेज कर लें, पूछ लें। हमारे पास बस 5-7 मिनट्स हैं, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले, फिर हम सेशन एंड करते हैं आज का। जी सादिया, आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना ये चाह रही थी कि आपने ठीक कहा कि हम अपने जो जिस माइंडसेट के साथ हम चल रहे होते हैं, मतलब वही माइंडसेट होता है जो हमें पेरेंट्स से या इर्द-गिर्द के माहौल से देखने को मिला। लेकिन अब ये तो हमारे अंदर एक तरह से इनबिल्ट हो चुका है, तो इसको चेंज करना क्या आसान होगा और कैसे चेंज किया जा सकता है? नहीं, कुछ भी आसान नहीं होता है। अगर हम करने की बस ख्वाहिश कर लें, तो वो चीज़ ज़रूर आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि खुद से बदल जाए सब कुछ, वो पॉसिबल नहीं रहता है।
तो उसमें हम अपनी ये जो मैंने स्टार्ट जहाँ से वर्कशॉप की थी वो यहीं से की थी कि रीपेरेंटिंग हम करेंगे, जो हम अपने इर्द गिर्द से सीख चुके हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द से हमें अब आ चुका है, हम उसको दोबारा से क्रिएट करेंगे और इट टेक्स टाइम। ये ये वो काम होते हैं जो हम शायद किसी कोच, किसी थेरेपिस्ट के साथ बैठ के करते हैं कि हमें अपनी रीपेरेंटिंग किस तरह से करनी है। हम अपने आप के उन उलझनों से निकलने में जो है वो मदद जब किसी प्रोफेशनल से लेते हैं तो वो इस वजह से लेते हैं कि ठीक है भाई, अब ये तो हो गया लेकिन मुझे इसको बदलना है, तो मैं कैसे बदलूं? तो ये पूरी एक अलग फील्ड है कि जिसके अंदर हमें इसका जवाब मिल सकता है। जी हबीबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम ये चाह रहे होते हैं कि हम बच्चे के साथ नर्चरिंग मोड में ही रहें और उसकी अच्छी पेरेंटिंग करें, लेकिन चूंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, एक बंदा तो इस चीज़ की कोशिश कर रहा है लेकिन इर्द गिर्द कोई भी इसको कोऑपरेट नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे बच्चे को एक रैपर फेंकने पे ही अगर 4-5 थप्पड़ लगा दे कोई सामने वाला, तो जो बंदा ये कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीजें ना हो, तो वो इस सिलसिले में क्या करे, क्योंकि फिर खुद को भी तकलीफ होती है। बिल्कुल, उसमें ये होता है कि जो आपका काम है करने का, अगर वो आप 60% मेहनत कर रहे होते हैं, तो उसका लेवल गिर के 30% पे आ जाता है। इस बात को मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है, लेकिन ठीक है चलें, आपने जो काम बच्चे को 2 महीने में आप एज़ एन इंडिविजुअल इस नर्चरिंग मोड में सिखा सकते हैं, वो आप 4 महीनों में सिखा लें। टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि माँ के पास जो अथॉरिटी होती है वो दुनिया के किसी बंदे के पास नहीं होती है। अल्लाह ताला ने किसी के पास दी भी नहीं है, चाहे जितना मर्जी कोई दूसरा स्पॉइल कर ले। अगर माँ उस मोड में मौजूद है कि वो प्रेजेंट है, अपने बच्चे का रप्चर ठीक कर सकती है। अगर कहीं से बच्चा थप्पड़ खाकर आ रहा है और वो परेशान है, माँ के पास बहुत अच्छी सूदिंग और नर्चरिंग अथॉरिटी अल्लाह ताला ने दी है। लेकिन उसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि माँ को प्रेजेंट होना, माँ को अपने आप को नर्चर करना आना चाहिए। अगर माँ उस वक़्त में गुस्से में चली जाएगी कि मेरे बच्चे को किसी ने मारा है, तो इट मीन्स वो नर्चरिंग मोड में नहीं है। वो इस मोड में है कि उसे जवाब देना। वो इस मोड में है कि अब मैं क्या करूँ? अगर वो 2 मिनट के लिए रुक जाए और लंबे साँस लेके कहे कि ठीक है, ये मेरे बच्चे के साथ डैमेज हुआ है, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हीलिंग पावर दी है। तो फिर माँ कुछ भी कर सकती है। फिर वो बच्चे का सारा डैमेज भी ठीक हो सकता है और हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा, 2 महीने का काम आपका 4 महीने में होगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। जी शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट आपने डिस्कस किया कि हमेशा बच्चों को जो है वो ऑप्शंस दिए जाएं, उन पे हम मर्जी मुसल्लत नहीं करें, तो इससे क्या मतलब हमेशा ज़ाहिर है बच्चे को जब हम ऑप्शन देके काम कराएंगे वो हमेशा उसी चीज का इंतखाब करेगा जो उसको पसंद होगी। तो इस तरह से फिर उसकी ये एक नेचर नहीं डेवलप होती जाएगी कि वही काम करना है मैंने जो मेरी मर्जी है या मेरी पसंद है, और जब वो चीज उसको नहीं मिलेगी, यानी जब ऑप्शंस वाला वो जो चीज हमें नहीं मिलेगी, तो फिर बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा और किस तरह से फिर उसको हैंडल किया जाएगा? नहीं, हम एज अप्रोप्रिएट ऑप्शंस देते हैं बच्चे को। हम 2 साल के बच्चे को ये ऑप्शन नहीं देते ये कपड़े पहनने हैं कि ये कपड़े पहनने हैं। जब 6 साल के बच्चे के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो जाती है ना कि मैंने अपनी पसंद का कपड़ा पहनना, फिर हम उसे उन 2 कपड़ों में से एक कलर चूज़ करने की ऑप्शन देते हैं। हम उसे बिल्कुल बचपन से ऑप्शंस नहीं देते हैं। ये अब हमें समझना और पढ़ना है और ध्यान रखना है कि बच्चे की एज अप्रोप्रिएट ऑप्शंस क्या हैं। हम 3 साल के बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि वो सारे खाने खा ले। हम क्योंकि उस वक़्त में उसकी वो पैदा होनी शुरू हो जाती है कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो जब अगर इस बात को हम समझ लें, इस एज एप्रोप्रिएट चीज़ को समझ लें, तो फिर वहाँ पे हम ऑप्शंस उसके मुताबिक देंगे। और ये सारा कुछ तभी फिर आता है कि जब हम इस बात को समझ जाएँ कि ठीक है भई, मेरे बच्चे की भी तो पसंद-नापसंद कोई हो सकती है ना। मैं उसे ये नहीं कहूँगी कि बेटा पास्ता खाना है या रोटी खानी है। मैं उसे कहूँगी रोटी खाली खानी है या सालन के साथ खानी है। ये है कि हम अथॉरिटेटिव भी रहेंगे कि बेटा खानी तो रोटी है। अगर ये टाइम रोटी का है तो खानी तो रोटी है। बताओ सूखी रोटी खाओगे या सालन के साथ खाओगे? ये ऑप्शन हम दे सकते हैं। जी मारिया।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने री-पेरेंटिंग की बात की तो मुझे री-अटैचमेंट का पूछना था कि री-अटैचमेंट अगर बच्चा ग्रोन अप हो चुका है, मोर देन 5 इयर्स हो चुका है, तो अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग और उसके साथ स्पेंडिंग टाइम और स्टोरी टाइम करने के अलावा या दिन में वैसे भी टाइम स्पेंड करने के अलावा कैसे पॉसिबल है री-अटैचमेंट जबकि उसका फिजिकल अफेक्शन वाला जो गोद वाला टाइम है वो गुजर चुका हुआ है और वो डिफाइंस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर हर चीज़ पे ऑप्शंस के बावजूद भी अगर हर चीज़ पे नो आ रही है आपसे तो उसको कैसे हैंडल करें? ये जो अटैचमेंट है ना, ये यहाँ पे रुक के 1 मिनट के लिए मैं आपको कहूँगी कि आपको इस बात का डर तो नहीं है कि वो आपसे दूर हो रहा है, क्योंकि वो अगर आप उसे देना शुरू हो गए हैं, तो वो आपसे अटैच होना शुरू हो गया। यानी अगर हम ये कहें ना कि अब हम कैसे बदलेंगे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मामले में कि मैं बहुत परेशान होती थी कि अब मैंने तो अपने बच्चे को बिगाड़ दिया, अब मैं क्या करूँगी? लेकिन मैंने देखा है कि जैसे-जैसे हम देना शुरू करते हैं, हाँ, जो फिर मैं दोबारा आऊँगी कि जिस चीज़ में मुझे 1 महीना बिल्कुल शुरू से लग सकता था, उसमें मुझे 6 महीने लगे। लेकिन इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है, ठीक है भई, अगर बच्चा हाँ, अब उसे फिज़िकल नीड नहीं है, तो अब उसकी जो नीड है, हम उसे वो वाली अटैचमेंट देंगे। तो उसमें ये नहीं करेंगे कि ठीक है, बचपन में बच्चे को जो है वो लाडी चाहिए थी या गोद में बिठाना चाहिए था। ज़ाहिर है, अब 7-8 साल का बच्चा गोद में बैठना पसंद नहीं करता। तो हम उसे उसके कामों के अंदर की अटैचमेंट, हम उसके काम से प्यार, उस जो वो कर रहा है, उससे अटैचमेंट शो करेंगे, जो उसके लिए उस वक़्त में खुशी का बाइस है, हम उस चीज़ से अटैचमेंट ज़ाहिर करेंगे, जिससे जो है वो सूद होना शुरू हो जाएगा। मेरा ख़्याल है क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अ, ठीक है, यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। कल प्लीज़ आप लोग 10 मिनट पहले आ जाएँ ताकि बिल्कुल 8 ओ क्लॉक हम शुरू कर सकें, जिसको भी कोई जॉइनिंग वगैरह में मसला हो रहा है। होपफुली कल इंशाल्लाह नहीं होगा, पहले दिन होता है। ताकि हमारा टाइम जो है वो एग्ज़ैक्टली उसी के मुताबिक सारा कुछ हो सके। और मैं सवाल सबके ख़त्म हो गए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हम नेक्स्ट अपने उसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।